जन्म कुंडली में सूर्य त्रिकोण भाव में बैठा हो, भाग्य का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हो और गुरु उसे देख रहा हो, तो जातक पिता का भक्त होता है, क्योंकि सूर्य त्रिकोण, लग्न, पंचम, नवम। कुंडली में आज का जो विषय है खास तौर से नवम भाव के बारे में है। नवम भाव इतना महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति के किसी भी कुंडली में अच्छा हो जाने पर पूरा जीवन चेंज कर देता है, बदल देता है। मतलब भाग्य भाव है। वैसे कुंडली में हर भाव अपना एक अलग महत्व रखता है, लेकिन नवम भाव वह भाव है जो किसी भी भाव पे अपना प्रभाव रख दे, तो उस भाव को भाग्य में बदल देता है, इसलिए इसको भाग्य भाव कहा गया है। भाग्य के बिना व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं कर सकता। लोग कहते हैं कि हम पुरुषार्थ से भाग्य बदल सकते हैं, लेकिन भाग्य में है तही तभी वो पुरुषार्थ कर सकता है। तो इस नवम भाव के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये कुंडली का नवम भाव, इसको कारकत्व की स्थिति में लेकर चलते हैं और जानते हैं किस किस विषय में जाना जाए। तो भाग्य और धर्म खास तौर से इसको कहा गया है। व्यक्ति धर्मात्मा है या नहीं है, भाग्यशाली है या नहीं है, यही नवम घर से पता लगता है। गुरुजनों से कितना प्रेम है, गुरुजनों का कितना आदर है, गुरुजनों के प्रति कितनी श्रद्धा है, ये नवम भाव ही बताता है। यहाँ का स्वामी बताएगा कि वह व्यक्ति कितना आस्थावान है। अगर यहाँ कोई खराब ग्रह बैठा हो तो व्यक्ति बनावटी करने लगता है, धर्म करता है लेकिन आडंबर बन जाता है। किन परिस्थितियों में, ये आगे आने वाले विषय में हम जानेंगे। पिता के बारे में ये बताता है, कुल परंपरा, कुल दोष यहाँ से पता लग जाता है। तीर्थों में जाने की कितनी ललक है, ये नवम भाव बताता है। व्यक्ति तीर्थ में जाएगा या नहीं जाएगा। दूर देश या फिर विदेश, वहां की यात्रा देखना हो तो नवम घर से देखना चाहिए। उच्च स्तर की जो शिक्षा है वो नवम भाव से देखी जाती है। यश, सद्गुण, सदाचार, इन सब के बारे में नवम घर के मालिक से और नवम घर से देखा जाता है। कौन कितना यशस्वी होगा, कौन कितना सदाचारी होगा, ये नवम भाव बताता है। दान, परोपकार की भावना, धर्म के कार्यों में कितनी रुचि है, ये नवम घर बताता है। आविष्कार, आध्यात्मिक आविष्कार, ईश्वर प्राप्ति, शोध, व्यक्ति में कितनी प्रतिभा है और इंट्यूशन पावर कितनी है, यानी पूर्वाभास, पहले से बातों का पता लग जाना, ये नवम घर से देखा जाता है। अंतर प्रज्ञा, जिसको हम खास तौर से इंग्लिश में इंट्यूशन कहते हैं। प्रज्ञा विशिष्ट बुद्धिमान व्यक्ति को कहा जाता है, जो
ये सब बातों के बारे में नवम घर से देखा जाता है। अब नवम घर का जो स्वामी है वो शुद्ध है या अशुद्ध है, मिश्रित है, निकृष्ट है, बस वहीं पर भाग्य की सारी धरातल की स्थिति मजबूत कमजोर बन जाती है। इसलिए भाग्य भाव का स्वामी बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। तो कुंडली में ये 3 भाव जो हैं इनको मूल त्रिकोण कहा गया है। इसलिए लग्न से पंचम और पंचम से पंचम भाग्य और फिर भाग्य से नवम, ये पिता पुत्र के सामने आपसी संबंधों को भी बढ़िया और घटिया कर देता है। इसके लिए कुछ योग, जो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं उनके कैसे योग होंगे, इसे ध्यान से समझेंगे। भाग्य का स्वामी अगर बलवान है, भाग्य भाव का स्वामी बलवान होकर के भाग्य स्थान पर यानी 9th हाउस में ही बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है और उस पे कोई बुरा ग्रह न दिखता हो तथा शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो अत्यधिक भाग्यशाली होता है। ठीक है। अब देखिए, अगर किसी व्यक्ति का बृहस्पति नवम भाव में बैठा है और नवम भाव का स्वामी केंद्र में बैठा है और लग्नेश भी बलवान होकर के बैठा हो, तो जातक धार्मिक और भाग्यशाली होता है। वो कैसे? यदि देवगुरु बृहस्पति यहां बैठे हो, ठीक, और नवम भाव का स्वामी यहां जो भी हो, वो केंद्र में, लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, दसम में बैठे हो, तो जातक बहुत भाग्यशाली कहा जाता है। इसको कहा जाता है धार्मिक प्रवृत्ति का। जन्म कुंडली में तृतीय पॉइंट लीजिए नवम भाव को लेकर के, वो है अगर किसी व्यक्ति का नवम भाव में शुक्र बैठा हो और बृहस्पति केंद्र स्थान में तथा भाग्य का स्वामी बलवान हो, तो मनुष्य धनवान भी होता है और भाग्यशाली भी होता है। यहां शुक्र बैठा हो और देवगुरु बृहस्पति केंद्र स्थान में बैठे हो और यहाँ का स्वामी भी बलवान हो, तो यह व्यक्ति धनवान भाग्यशाली होता है। नवमेश एक अलग बात हो गई। नवम भाव का जो स्वामी होगा उसे नवमेश कहते हैं। गुरु और शुक्र को भाग्य वृद्धि करने वाला ग्रह माना गया है, ऐसा विद्वानों का मत है। यानी नवम भाव का स्वामी गुरु भी तथा शुक्र, ये दोनों गुरु हैं। अगर ये ग्रह केंद्र त्रिकोण भाव में बैठे हों और शुभ ग्रहों से दृष्टि पड़ रही हो या शुभ ग्रह इनके साथ बैठे हों, तो मनुष्य बहुत भाग्यशाली होता है। क्या इतने में समझ आया? कुंडली बनाकर के अगर हम देखेंगे आगे आने वाले कुछ सब्जेक्ट्स में तो ज्यादा पता लगेगा, लेकिन अभी हम चूंकि सूत्रों को लेकर के सामने एक अलग प्रस्तुति दे रहे हैं, जिसमें हमने भाग्योदय के एक विशेष सूत्र लिए हैं 7। जो विशिष्ट भाग्यशाली होते हैं, तो उसमें से हमने चर्चा की
कितने पॉइंट की? 5 पॉइंट की, जिसमें 5वें में आता है गुरु या शुक्र, चौथे अथवा नवम भाव की शुभ राशि में हो, तथा नवमेश केंद्र या त्रिकोण में हो, तो जातक बहुत भाग्यशाली होता है। ऐसा बृहत पाराशर होरा शास्त्र में लेख भी है। तो छठी पॉइंट को लेकर के हम चर्चा करते हैं, 6 पॉइंट। अब देखो यहां पर हम एक लग्न ले लेते हैं, कर्क लग्न। इस पॉइंट को समझेंगे, इससे एक लग्न निर्धारण हो जाता है और फिर सहज में वो बात समझ में आ जाती है ना। तो यहां हम लेते हैं कर्क लग्न, जो कि चंद्रमा की राशि है। ठीक है, कर्क लग्न जातक का जो लाभ का स्वामी है वो कौन हो गया? शुक्र हो गया। भाग्य भाव में बैठा होगा तो कितना उच्चस्थ हो जाएगा, सोचना। शुक्र मीन में उच्चस्थ होता है और यहां का स्वामी कौन है? मीन राशि का स्वामी गुरु है। 11वें घर का स्वामी हो गया शुक्र, वो बैठ गया भाग्य भाव में। और यहां का स्वामी बृहस्पति उच्चस्थ होकर के शुक्र के साथ युति करे। भाग्येश गुरु के साथ युति करे। शुक्र युति कब कब होगी? यहां पर बैठ जाएंगे शुक्र तब दृष्टि युति हो जाएगी, लेकिन यहां पर शुक्र बैठे होंगे तब परमोच्च होंगे। तो शनि महाराज तृतीय स्थान में बैठे हो कन्या राशि में, तो जातक बहुत भाग्यशाली होता है। इसको फिर से, कर्क लग्न जातक हो, हालांकि कर्क लग्न वाले जातक प्रायः शारीरिक स्वास्थ्य से कई बार हीन हो जाते हैं, लेकिन भाग्यशाली बहुत होते हैं। ये छठा पॉइंट हो गया, कर्क लग्न का जातक का लाभेश यानी शुक्र 9वें घर में बैठा हो, भाग्य भाव में उच्चस्थ होकर, और भाग्य का मालिक कहीं पर गुरु के साथ युति कर रहा हो तो, और शनि तीसरे घर में कन्या राशि में बैठा हो तो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली जातक बताया जाता है। ये हो गया 6 पॉइंट। हमने बताया जो बहुत भाग्यशाली लोग हैं उनके बारे में पहले ही, कि हमने ये बात करना है सिर्फ परम भाग्यशाली लोगों के लिए। लग्न का स्वामी, अब यहां हमने कर्क लग्न की बात हटा दी है, यहां हमने केवल एक बात पॉइंट लेना है कि लग्न का स्वामी जो लग्नेश कहा जाता है, भाग्य का स्वामी जो भाग्येश कहा जाता है। लग्न का स्वामी भाग्य में बैठा हो और भाग्य भाव का स्वामी लग्न में बैठा हो तो ये हो गया भाव परिवर्तन, और ये परिवर्तन जातक को धन और ऊंची गाड़ियां वाहन का सुख प्रदान करता है। इस योग में अगर गुरु सप्तम स्थान में हो तो जातक बहुत धनवान विशेष प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। यह कुंडली के भाग्यशाली लोगों का सूत्र जो 7 पॉइंट वाला था, मैंने उस पर चर्चा की। अब कोई बच्चा भाग्यशाली तो होगा, लेकिन कोई जातक अगर पिता का भक्त है तो कैसा होगा?
इसके लिए हमने 2 पॉइंट लेने हैं। यश और वाहन का हमने 1 पॉइंट लेना है, लेकिन भाग्य भाव के स्वामी को लेकर के ही चर्चा करेंगे। भाग्येश के लेकर के यह विषय है। पितृभक्ति योग, और जो पितृभक्त होगा वो गुरु भक्त भी होगा। यदि पिता का कारक ग्रह कौन सा है? सूर्य। पिता का कारक ग्रह कुंडली में सूर्य उच्चस्थ और नवमेश एकादश भाव में हो, सूर्य उच्चस्थ हो और नवम भाव का स्वामी 11वें भाव में हो, तो मनुष्य धार्मिक, राजा को प्रिय यानी कि गवर्नमेंट से संबंधित, मंत्री इत्यादि से मित्रता रखने वाला जातक पिता का भी भक्त होता है। जिस कुंडली में सूर्य उच्चस्थ होंगे, मेष राशि में सूर्य उच्च होते हैं, नवम भाव का स्वामी 11वें भाव में चला जाए तो उच्चस्थ सूर्य हो, नवमेश 11वें घर में बैठा हो, तो जातक धार्मिक, पिता का भक्त माना गया है। ये तो पिता के भक्ति को लेकर के 1 पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 2, जन्म कुंडली में सूर्य त्रिकोण भाव में बैठा हो, भाग्य का स्वामी 7म भाव में बैठा हो और गुरु उसे देख रहा हो, तो जातक पिता का भक्त होता है। क्योंकि सूर्य त्रिकोण, लग्न, पंचम, नवम, ये त्रिकोण है। यदि सूर्य यहां बैठा है किसी जातक का, तो हो गया पिता की ऊंचाई को बताने का एक प्रयोजन। सूर्य पिता है, त्रिकोण में बैठेगा तो सूर्य आभाषित और प्रकाशित होगा। और भाग्य भाव का स्वामी 7म भाव में बैठा हो, उसको बृहस्पति देखता हो, तो ऐसा व्यक्ति विशिष्ट रूपेण पिता का भक्त होता है। ये हो गई 2 बातें पिता की भक्ति को लेकर के, जिसको कहते हैं पितृ भक्ति योग। यश और वाहन का 1 पॉइंट हम लेते हैं यहां पर, जो विशेष छानबीन करके निकाला गया है। भाग्येश भाग्य भाव में हो, स्वगृही भाग्येश भाग्य भाव में स्वगृही हो, मान लो यहां बृहस्पति है, भाग्येश अपने ही घर का हो जाएगा, और बुध कन्या राशि में उच्चस्थ बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति का जो भाग्योदय होता है 36 साल की आयु में होता है। गुरु नवम भाव में बैठा हो और नवम भाव का स्वामी केंद्र में बैठा हो, 1, 4, 7, 10, तो ऐसे व्यक्ति की किस्मत जगती है 20 वर्ष की आयु में। अब पिता पुत्र में बैर भाव कब होता है, इसके लिए हम आगे कुंडलियां बना बनाकर समझाएंगे, लेकिन पहले हम पॉइंट्स ले लेते हैं। इसके लिए हमने एक विचार, केवल एक पॉइंट रखा है। नवम भाव पिता का भाव होता है, नवम से नवम भी पिता के बारे में बताया जाता है। सूर्य से 10म स्थान पर भी पिता का भाव बताया जाता है। जो सूर्य से 10म स्थान है अथवा सूर्य से, क्योंकि सूर्य 10म भाव का कारक है, तो भी पिता के बारे में भी अच्छा योग देखने को मिल जाता है।
पिता का विचार करना है तो सूर्य से, अथवा सूर्य से ठीक दशम स्थान से। तो गुरु नवम भाव में लगनेश और षष्ठेश, ध्यान से समझिएगा। मान लो यहाँ का जो लग्नेश है चंद्रमा हो गया, और षष्ठेश बृहस्पति हो गया। बृहस्पति और चंद्रमा चूंकि अच्छा प्रभाव दिखाते हैं, बृहस्पति चंद्रमा गज केसरी योग बनाते हैं, लेकिन पिता से बैर करवाते हैं। क्यों? कि छठे भाव का स्वामी ग्रह जब नवम बैठेगा, और लग्न का स्वामी, क्योंकि लग्न का कारक सूर्य होता है, नवम भाव में एक साथ बैठ जाए तो पिता पुत्र में बहुत बड़ा बैर होता है। पिता निंदनीय आचरण करने वाला होता है, पुत्र से शत्रुता करने वाला होता है। इसी को विश्लेषण रूप से लेकर के अगर हम देखें, मान लो यहां पर मकर लग्न है, जब मकर लग्न यहां होगा तो यहां पर मिथुन आ जाएगा, 10 4 3, तो यहाँ का स्वामी बुध हो गया, और यहाँ का स्वामी फिर हो जाएगा शनि। धन का और लग्न का स्वामी शनि, छठे भाव का स्वामी बुध नवम घर में मान लो बैठ जाए, तो पिता पुत्र में बैर खास तौर से पिता करता है, और निंदनीय कार्य करने वाला पिता होता है। किसी एक चीज को समझने के लिए ग्रहों की दृष्टि जरूर देख लेना निर्णय देने से पहले, नहीं तो उल्टा प्रतिफल हो जाएगा। ठीक है, और व्यर्थ में पिता पुत्र अथवा पितृ पिता में मानसिक रंजिश तो हो ही जाएगी। इसलिए किसी से कह दिया तुमने कि आपस में बैर रहेगा, तो नहीं भी होगा तो होने लग जाएगा। इसलिए देख लेना है ध्यानपूर्वक, इन सूत्रों को समझ लेना। पिता का अनिष्ट कब होता है? संतान उत्पन्न होने के बाद किन स्थितियों में पिता का अनिष्ट होता है, ये सब चीजें हम अगले चैप्टर को लेकर चलेंगे, उसमें पूरा करेंगे इस भाव को। मेरा मूल उद्देश्य है कि प्रत्येक घर के कारकत्व को जान लो, और हर कारकत्व के अलावा कौन से योग होते हैं जो व्यक्ति में पाए गए और पाए जाने पर उस व्यक्ति में विशेष गुण देते हैं। मेरा सूत्र, मेरा अभिप्राय बताने का यही है। बाद में कुंडलियों के द्वारा समझते रहना, बताते रहेंगे। यहाँ विराम दे देते हैं। इतना पूरा हो गया आज का चैप्टर।